वेलकम टू डीआरएक्स साइंस क्लासेस। मैं राजेश। आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, वन संसाधन। तो पहले थोड़ा सा फॉरेस्ट क्या होता है। तो हमारे भारत पे या किसी भी देश में ना 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% पूरा जो उसका क्षेत्रफल है, उसके एरिया का, अगर मान लिया कि ये हमारे पास, मान लिया ये इंडिया है और ये 100 वर्ग मीटर स्क्वायर है या किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें से 33 किलोमीटर स्क्वायर में फॉरेस्ट होना चाहिए। 33% किसी भी कोई भी एरिया है, उस एरिया के 33% पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अब भारत में कितने परसेंट पे फॉरेस्ट है, जमीन पे कितने परसेंट जमीन पे फॉरेस्ट है? तो केवल 21.55% एरिया पे फॉरेस्ट है। इसका मतलब हमारे जंगलों की बहुत तेजी से कटाई हुई है, ठीक है। वन संसाधन सबको नाम से पता चल गया होगा कि वन क्या होता है। फॉरेस्ट के बारे में हम ओवरऑल पढ़ने वाले हैं कि फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं और हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि जो वन है, जो फॉरेस्ट है, किसी भी देश के 33% जमीन पे फॉरेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कायदे में रूल ये कहते हैं 33% पे जंगल होना चाहिए। लेकिन अगर हमारे भारत में देखा जाए तो हमारे भारत में बहुत तेजी से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, जंगलों की बहुत तेजी से कटाई हुई है, जिसके वजह से अब 21.5% के करीब फॉरेस्ट बचे हुए, ठीक है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम फॉरेस्ट को, जंगलों को, पेड़ पौधों को बहुत ज्यादा लगाएं, जिससे जंगलों की संख्या हम इस लिमिट को पहुंच जाए। इतना आसान नहीं है, लेकिन करेंगे तो पहुंच जाएगा। अभी पढ़ रहे हैं हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। कितने प्रकार के होते हैं? तो जनरली मैंने 6 प्रकार के फॉरेस्ट बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला है सदाबहार वन, ट्रॉपिक एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। सदाबहार वन, सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जो हमेशा ही हरे भरे होते हैं। सदाबहार एवरग्रीन मतलब हमेशा हरे भरे रहने वाले जो जंगल होते हैं उसे बोलते हैं सदाबहार वन। अब जरा इसको समझो, सदाबहार वन कहाँ पे पाया जाएगा, इस चीज को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे माना कि ये हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, तो अर्थ में 3 लाइनें होती हैं। बीच वाली रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा बोलते हैं, ऊपर वाले को हम कर्क रेखा बोलते हैं और इस वाले को मकर रेखा बोलते हैं। कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, ठीक है। जो सूरज होता है वो, जो ठंड के टाइम में सूरज इस रेखा पे होता है, फिर धीरे 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 सूरज यहाँ पहुंचता है और फिर यहाँ से फिर यहाँ पे ऐसे आता है, तो 2 बार मूव करता है। तो ओवरऑल देखेंगे हम कि सूरज यहाँ से इन दोनों के बीच में जो सन होता है वो इन दोनों लाइन के बीच में मूव करता रहता है। इसका मतलब ऊपर के इलाके पे ठंड पड़ेगा और नीचे के इलाके पे भी ठंड पड़ेगा। ठंड पड़ने की वजह से इस वाले इलाके पे भी बर्फ जमा रहता है और इस ठंड के टाइम पे, और इधर तो हमेशा ही बर्फ जमा होता है जो एक महाद्वीप है, ठीक है कि नहीं है। तो और बीच वाले इलाके पे भयंकर गर्मी पड़ेगा, है ना। तो जितना ज्यादा गर्मी पड़ेगा, जलवाष्प उतने ऊपर की ओर उठेंगी, पानी उतनी ऊपर की ओर उठेगी, और जब जलवाष्प उठेंगे तो वो बादल बनाएंगे, और बादल बनाएंगे तो यहाँ पे बरसात होगी। मतलब जितना ज्यादा यहाँ पे गर्मी पड़ता है उतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश भी होती है। तो बारिश होगी तो पेड़ पौधों को प्रॉपर पानी मिलेगा, वाटर मिलेगा। इसका मतलब है इस लाइन पे जो भी देश पड़ेगा, इस लाइन पे जो भी कंट्री पड़ेगा, वहां पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। कौन कौन से देश है मैंने यहाँ नीचे लिखा है कि ब्राजील, अफ्रीका और इंडोनेशिया। ब्राजील, अगर हमारे भारत की स्थिति देखेंगे तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पे हमारा भारत है, ठीक है कि नहीं है। और देखेंगे ब्राजील, अफ्रीका और इंडोनेशिया। ब्राजील यहाँ पे है, जहाँ ब्राजील का जो सबसे बड़ा जंगल है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो जंगल है वो अमेजोन का जंगल है, अमेजोन फॉरेस्ट है, जिसे हम पृथ्वी का फेफड़ा भी बोलते हैं। फिर पूरे पृथ्वी का जो 20% ऑक्सीजन है, 20% ऑक्सीजन है, वो अकेला अमेजोन का जंगल निकालता है। इसलिए हम ब्राजील के जंगल को, या वो जंगल, अमेजोन का जो जंगल होता है वो 5 देशों में फैला हुआ है। मेजरली ब्राजील में है, तो ब्राजील में पाया जाने वाला जंगल, ब्राजील कहाँ पे होगा? इसी रेखा पे होगा। दूसरा अफ्रीका है, अफ्रीका भी इसी रेखा पे इस तरह से पाया जाता है। और फिर हमारा इंडोनेशिया, भारत के यहाँ पे इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह। तो इंडोनेशिया, ये 3 वर्ल्ड के बड़े बड़े जंगल है, ब्राजील, अफ्रीका, इंडोनेशिया, इसी लाइन पे पाए जा रहे हैं। क्यों इसी लाइन पे पाए जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर बहुत ज्यादा बरसात होती है, इसीलिए यहाँ पे जब बरसात होती है तो जंगल भी। अब अमेजोन का जंगल इतना बड़ा है कि वहां पे कई हजार वैरायटी के पौधे, कई हजार वैरायटी के पौधे, जीव जंतु रहते हैं, ठीक है। रंग बिरंगी चींटी, वहां चींटी रहती है जिसे बुलेट आंटो बोलते हैं। अगर काट लिया तो जैसे गोली लगने जैसा दर्द कराती है, ठीक है। इसलिए वहां पे जाना रेस्ट्रिक्टेड है, या नॉर्मल आदमी वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो बारिश कितनी होती है? तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा। अब बता रहे सेंटीमीटर, स्केल से तो नापेंगे नहीं कि कितना वर्षा हो गया। तो इसके लिए क्या होता है, एक मेजरिंग सिलेंडर होता है, उसके ऊपर हम कीप लगा देते हैं और बाहर डाल देते हैं।
ठीक है, वर्षा जितना हो उस एरिया में हम मेजर कर लेते कि कितने सेंटीमीटर वर्षा हुई है, और बस उससे नाप लिया और बता दे कि इस इलाके में इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई है। तो यहाँ पे कितनी होती है, 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर हाइट से ऊंची वर्षा होती है। पानी नदियों में चला जाता है तो हमको पता नहीं रहता है, तो 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। जब वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो पौधों को बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी मिलेगा, तो पेड़ों की विविधता होगी, डायवर्सिटी ऑफ प्लांट, रंग बिरंगे तुम्हें प्लांट मिलेंगे, है ना, हाई डायवर्सिटी ऑफ प्लांट, विभिन्न प्रकार के पौधे मिलेंगे तुम्हें। यहाँ के पौधे कैसे होंगे बच्चों, तो घने होंगे। जब पानी ज्यादा मिलेगा तो जंगल कैसे हो जाएंगे, घने होंगे। अब घने जंगल होंगे, घने जंगलों को फैलने के लिए जगह नहीं मिलेगा, तो उनकी मोटाई नहीं बढ़ेगी बल्कि उसकी लंबाई, सब आगे सब एक दूसरे को दाबेंगे और आगे भागने की कोशिश करेंगे, तो पेड़ लंबे हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे तो पतले हो जाएंगे, है ना। तो घने, पतले, लंबे और कठोर पेड़ होते हैं, क्योंकि लगातार पानी पड़ता रहता है तो कठोर हो जाता है। आगे अगर भारत की स्थिति देखो कि भारत में कहाँ ऐसा पाया जाएगा, तो भारत का देखो, इंडिया का जब मैप देखोगे निचला वाला हिस्सा, तो निचला वाला हिस्सा कुछ ऐसा है। इंडिया का मैप जो निचला वाला हिस्सा है कुछ ऐसा है। तो निचले वाले हिस्से में ये वाला पूर्वी घाट, या मैं पूरा भारत का नक्शा अगर बनाऊं कि कुछ इस प्रकार का भारत है हमारा, कुछ इस प्रकार का है ना। तो देखो ये वाला पूरा का पूरा ऐसे बोलते हैं हम पूर्वी, ये पश्चिमी घाट, यहां से लेकर पूरा यहां तक पहाड़ है, ठीक है। और ये हमारा हो गया पूर्वी घाट, जो कि पूर्वी घाट, इसे बोलते हैं वेस्टर्न वैली, ईस्टर्न वैली, वेस्टर्न वैली और ईस्टर्न वैली, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे हमारा सतपुड़ा की, विंध्याचल की पहाड़ियां हैं, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां, ये पूरा का पूरा हिमालय है, ये पूरा का पूरा हिमालय हो गया। यहाँ पे अरावली की पर्वत है, ऐसे बहुत सारे पर्वत हैं। अब देखो जरा समझो, मैं बड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ। जब सूरज यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे कौन सा सागर है बच्चों, ये अरब सागर है ना। और ये वाला तुम्हारा बंगाल की खाड़ी, नीचे में हिंद महासागर। यहाँ की हवाएं गर्म होंगी, पानी वाष्प बनेगा, हवा गर्म होकर ऊपर उठेगी कि नहीं उठेगी, वही मानसून बनाते हैं, वही बादल बनाती है, ठीक है। अब वो जो मानसून इधर की तरफ मूव करती है, ऐसे चलती है मानसून, है ना। मानसून चलेगी, यहाँ से टकराएगी, जब यहाँ से टकराएगी मानसून, जो मानसून का मतलब बादल वाला जो एक हवा है वो चलता है। जब वो चलता है तो कहां से, इस पहाड़ से टकरा के, जिससे तुम्हारा पश्चिमी घाट से, वेस्टर्न वैली से टकराया, और जहां से टकराया वहां पे बरस जाता है। तो इस लाइन में धुआंधार मूसलाधार वर्षा होती है। इस यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा होती है, इसका मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अमाउंट में तुम्हें फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। कौन से फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे, सदाबहार वन, एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं। उसके अलावा बच्चों फिर मानसून आगे की तरफ जाता है, इधर भी वर्षा होती है, तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ऐसे ये वाला मानसून यहाँ से कट के यहाँ से गारो, खासी, जयंतिया पे टकराएगी। पहाड़ों का नाम है गारो, खासी, जयंतिया, और वापस जब आते तो इधर वर्षा कराते तमिलनाडु के इलाके में, ठीक है। तो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, उसके बाद इधर वाला जो हिमालय है, यहाँ पे भी ऐसे जंगल पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा निचले इलाके में, ठीक है। लेकिन इधर वाला हिमालय जो ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत ऊंचा है, तो यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इधर ये वाला पहाड़ देखने को मिलता है। उसके अलावा क्या है बच्चों, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार, भारत का ये वाला हिस्सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है, यहाँ पे ऐसे जंगल देखने को मिलते हैं। क्यों, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा बारिश होगा, ठीक है। पूर्वी हिमालय मतलब ये वाला जो इधर वाले हिमालय है, इधर बोलते हैं ईस्टर्न हिमालय, यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। आगे है कि यहाँ पे कौन से लकड़ी पाया जाए, कौन सा पौधा पाया जाएगा, तो आयरन वुड हो गया, रोजवुड हो गया, महोगनी, आबनूस, ये सारे पेड़ पाए जाते हैं यहाँ पे। ऐसी लकड़ियां यहाँ पे देखने को मिलती है जनरली, है ना। और मैंने अभी बताया गया था ब्राजील में, अफ्रीका में, और कहाँ पे, इंडोनेशिया में ऐसे जंगल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अब तुम्हें ये ध्यान हो जाना चाहिए, सदाबहार वन का मतलब क्या है कि हमेशा हरे भरे रहने वाले पौधे। हरे भरे कैसे रहेंगे, कि वहां बहुत ज्यादा बरसात होगी, बरसात 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, ठीक है कि नहीं है। कहाँ पे होगा, हमारे भारत में देखेंगे तो पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, सॉरी पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ईस्टर्न वैली, वेस्टर्न वैली, ठीक है। पूर्वी हिमालय, ईस्टर्न हिमालय बोल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक जगह और है, कौन सा है बच्चों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर वाला इलाका जो हमारा एक द्वीप समूह अंडमान निकोबार। फिर आगे है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ये ऐसे जंगल होते हैं, ट्रॉपिकल सीजनल फॉरेस्ट बोलते हैं। ये ऐसे होते हैं जो सीजन पे तो हरे भरे हो जाते हैं, ग्रीन हो जाते हैं, और जैसे सीजन उनका खत्म हो जाता है उनमें पतझड़ा देखने को मिलता है ना। सारे पत्ते जो होते हैं वो गिर जाते हैं, सूख के गिर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे तो 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रहा था, यहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। कभी 100 भी हो जाता है, कभी 200, जब 200 होगा तो ग्रीन हो जाता है, ठीक है। हालांकि मौसम, ये मानसून मतलब मौसम के अकॉर्डिंग इसमें पत्ते होते हैं। कौन सा होता है, हमारे भारत में इसकी अधिकता बहुत ज्यादा है,
जैसे हम उत्तर प्रदेश या बिहार वाले लोग होते हैं, या फिर इधर का जितना भी मैदानी इलाका है, मैदानी इलाके में यही वाला जंगल पाया जाता है। कौन से पौधे होंगे यहाँ पे? नीम हो गया, आम हो गया, शीशम हो गया, यूकलिप्टस हो गया, महुआ हो गया, जामुन हो गया, ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पतझड़ जनरली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, भारत में इस वन की अधिकता है। फिर आगे देखेंगे हम उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। तो यहाँ पे वर्षा जो और कम होने लगता है। पहले में 200 सेंटीमीटर से ज्यादा हो रहा था, अभी फिर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, अभी 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होगा। ठीक है, कैसे जंगल होते हैं ये? कौन सा पेड़ होता है? बेल, पीपल, बरगद, खैर और तेंदू। तेंदू नाम है जिससे हम बीड़ी बनाते हैं, खैर से कत्था वगैरह बनता है, पान में लगाने वाले जो कत्था होते हैं। ठीक है, तेंदू इससे बीड़ी का निर्माण होता है, सखुआ हो गया। ठीक है, ये सारे पौधे यहाँ पे, पेड़ यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि इनके पत्ते चौड़े होते हैं, चौड़े पत्ते होने की वजह से इनका जो लीव्स होता है ब्रॉड होता है, जिसमें हम भोजपत्र का निर्माण, खाने के लिए पत्तल का निर्माण करते हैं। जनरली हम देखते हैं खाने के लिए यूज करते हैं, एक पत्तल से पत्तल जोड़ के जो पत्र बनाते हैं। ठीक है कि नहीं है? फिर आ गया पर्वतीय वन, माउंटेनियस फॉरेस्ट बोल सकते हैं या माउंटेन फॉरेस्ट बोलेंगे। ऐसे वन जो कि जंगल में पहाड़ों पे पाए जाएंगे। पहाड़ का मतलब क्या है? ये 2500 मीटर से ऊंचाई, या तो 2500 मीटर ऊंचाई पर पाया जाएगा या उससे ऊंचाई पे पाया जाएगा। ठीक है कि नहीं है? अब क्योंकि ऊंचाई है तो यहाँ बर्फबारी भी होगी, जैसे ठंड आएगा तो बर्फबारी होने की वजह से इनका शेप कैसा होता है? तिरछा होता है, इस तरह से होता है। क्यों? क्योंकि अगर बर्फ गिरे तो सीधा नीचे आ जाए। अगर ऐसा रहेगा जैसे आम का पेड़ होता है तो बर्फ सारा आम के पेड़ पे लग जाएगा और आम पेड़ टूट के गिर जाएगा। तो ऐसी बनावट रहती है कि अगर बर्फबारी हो भी तो वो सारा नीचे आ जाए। जैसे चीड़ का पेड़ हो गया, ऐसे बनावट होती है चीड़ के पेड़ की, और देवदार हो गया। ठीक है कि नहीं है? वहां पे जो घर भी बनाए जाते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि लेह लद्दाख वगैरह में या फिर जम्मू कश्मीर वगैरह में जो है ऐसे घर बनाए जाते हैं। रीजन क्या है बच्चों? कि बर्फबारी होती है ना। फिर आता है हमारा क्या है? शंकुधारी वन होता है। शंकु कौन से फॉरेस्ट होते हैं? क्योंकि जितने भी पौधे मतलब पेड़ होते हैं उसका कौन शेप होता है। ठीक है, फिर क्या ये इसे हम और क्या बोलते हैं? टुंड्रा वन बोलते हैं। टुंड्रा मतलब जो बहुत ही ठंडा हो, टुंड्रा और टैंगा। टुंड्रा का मतलब मैंने बोला था इधर वाला इलाका बिल्कुल ही ठंडा होता है, बहुत ही ठंडा, बर्फ जमा होता है, नीचे वाला भी बर्फ जमा होता है, इसको टुंड्रा बोलते हैं, इसको टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं। और टैंगा जैसे हमारे हिमालय वाला पोर्शन हो गया, ये टैंगा प्रदेश हो गया, तो टुंड्रा और टैंगा वन भी हम इसे बोलते हैं। चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इसका एग्जाम्पल। अच्छा, सदाबहार वन को हम मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। क्यों? मानसून जैसे जाता है और उस हिसाब से बरसात करवा देता है। ठीक है कि नहीं है? फिर आगे हमारा है बच्चों मरुस्थलीय वन, डेजर्ट फॉरेस्ट। नाम बता रहे हैं कि यहाँ रेगिस्तान कब होगा? जब बहुत ही कम बारिश होगा, है ना। बहुत ही कम बारिश होगा। कितना बारिश होगा? 50 सेंटीमीटर से कम या 50 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होता है यहाँ पे बारिश, 50 सेंटीमीटर से कम। तभी तो राजस्थान में कम बारिश है, तो रेगिस्तान पाया जाएगा, है कि नहीं? अब रेगिस्तान में कैसे पौधे होंगे, पेड़ होंगे? तो रेगिस्तान में ऐसे पेड़ होंगे जो कि जिसको पानी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी ना। कौन से होंगे? जैसे बबूल, कीकड़ होगी। बबूल को पेड़ की पानी की कम रिक्वायरमेंट होती है, और जो पानी रहता है उसको बचाने के लिए वो क्या करते हैं? उसमें कांटे होते हैं, तो पानी का लॉस कम हो जाता है। पत्ते भी थोड़े छोटे पतले होते हैं। ठीक है, बबूल हो गया। फिर आते हैं दलदली वन, स्वैम्प फॉरेस्ट बोलते हैं दलदली वन। ये ऐसे जंगल होंगे जो कि दलदलों में पाए जाएंगे। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत से यहाँ से गंगा और यमुना निकलती है। गंगा इधर से निकलती उत्तर प्रदेश होते हुए और यमुना ऐसा करके यहाँ आके मिल जाती है। गंगा और यमुना, इन दोनों का जो निकलने का स्थान है सुंदरवन का डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा। ठीक है कि नहीं है? बांग्लादेश की तरफ से ये पूरा का पूरा सुंदरवन का डेल्टा है। अब नदियों का बिल्कुल मुहाना है, जहाँ पे नदियां खत्म हो रही हैं। तो जहाँ पे नदियां खत्म हो रही है वहां पे नदियों की धार बहुत स्लो हो जाएगी। जब नदियों की धार स्लो हो जाएगी तो वहां पे धीरे धीरे दलदल का निर्माण होने लगेगा। ठीक है, उन दलदलों में जो वन पाए जाते हैं उसे हम दलदली वन बोलते हैं, स्वयं फॉरेस्ट बोलते हैं। अब यहाँ के जो जंगल होंगे या पेड़ होंगे वो कितने? 10 से 12 फीट लंबे होंगे। बस छोटे छोटे होते, ज्यादा लंबे नहीं होते हैं। 10 से 12 फीट लंबे होते, क्योंकि उससे ज्यादा लंबे होंगे तो वो दलदल में टिक नहीं पाएंगे। ठीक है, उसके अलावा लगातार इनको पानी मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ की इसकी जो लकड़ियां होती हैं वो मजबूत होती हैं, इसीलिए इसका यूज हम नाव वगैरह बनाने के लिए करते हैं। उसके अलावा देखेंगे तो अगर दूर से हम देखेंगे इन जंगलों को तो सदाबहार की तरह दिखते हैं, हमेशा हरे भरे दिखते हैं। ठीक है, तो दूर से सदाबहार की तरह हमको देखने को मिलते हैं। ये ओवरऑल था टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हमने पढ़ा था, अभी मैंने बताया था कि फॉरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं, और बताया था मैंने कि फॉरेस्ट जो होते हैं मतलब पूरे एरिया के 33% पे फॉरेस्ट होने चाहिए, है ना। पूरा जितना भी लैंड है, जितना भी जमीन है, उसके 33% पे जंगल होना चाहिए अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, है ना, पर्यावरण संतुलन के लिए। लेकिन हमारे भारत में कितने परसेंट पे है? 21.5% के, लगभग 21.5% के करीब पे है फॉरेस्ट।
तो हमें क्या करना होगा, हमें जंगलों की संख्या को, पेड़ों की संख्या को बढ़ाना होगा, जंगलों को बढ़ाना होगा। तो जंगलों के बढ़ाने के तरीके को, जंगलों की कटाई को हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। जो हमने धुआंधार जंगलों को काटा है, ठीक है, जंगलों को क्यों काटा गया है, डिफॉरेस्टेशन क्यों किया गया है, हमने अपने भाई पॉपुलेशन बढ़ गई है, रहने का जगह नहीं है, तो कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए हमने जंगलों को काट दिया। भाई फसल लगाना वो कोई जंगल थोड़ी ना है, उतना ऑक्सीजन थोड़ी ना देगा, वो तो तुम अपने फायदे के लिए उगा रहे हो, है ना। तो कृषि करने के लिए तुमने काट दिया, अपने मकान बनाने के लिए तुमने जंगलों को काट दिया, इसे बोलते डिफॉरेस्टेशन, है ना। तुमने निर्वनीकरण कर दिया, निर्वनीकरण। अब भाई 33%, पहले 33% से ज्यादा भी था, अभी तुमने धुआंधार जब कटिंग कर दी तो अभी 21.5% हो गया। अब क्योंकि हमने ही इस चीज को काटा है, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इतने पौधे को इंक्रीज करें, ग्रो कराएं, ठीक है। तो जंगलों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना क्या था हमारा, फॉरेस्ट्री बोलते हैं, हम इसको वानिकी बोलते हैं। वानिकी 5 तरीके से हम कर सकते हैं। पहला फार्म वानिकी, फार्म वानिकी। दूसरा है सामाजिक वानिकी, सोशल फार्म फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री। कृषि वानिकी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री बोलते हैं, सामुदायिक कम्युनिटी फॉरेस्ट्री, और शहरी वानिकी जिसे हम सिटी फॉरेस्ट्री बोलते हैं। जरा समझो, फार्म वानिकी, नाम बता रहे फार्म वानिकी, इसमें ऐसे पेड़ पौधों को उगाया जाता है जो कमर्शियल यूज में, इंडस्ट्री में यूज होते हैं, ठीक है। जैसे दवा, मेडिकल, बहुत सारे पौधे हो गए, पेड़ हो गए, उनको उगा सकते हैं, या कागज बनाने वाले, रबड़ बनाने वाले, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिसका हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं। तो फार्म फॉरेस्ट्री में हम पर्सनली, प्राइवेटली उगा सकते हैं। एक फार्म बनाया, वहां पे ऐसे पेड़ों को उगा दिया जिसका इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज हुआ, टाइम टाइम पे कटिंग किया, फिर दोबारा उगा लिया, ठीक है। तो ये भी एक जंगल का तरीका है। दूसरा सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री में क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पे पब्लिक के द्वारा यहाँ पे फॉरेस्ट लगाया जाता है। सोशल फॉरेस्ट्री में यहाँ पे नॉर्मल जो पब्लिक होते हैं उनके द्वारा फॉरेस्ट लगाया जाता है, ठीक है। समाज के द्वारा जंगल लगाना, है ना, समाज, हम जैसे लोग जंगल लगाते हैं। फिर आगे क्या बच्चों, कृषि वानिकी, है ना, कृषि वानिकी। अब देखो, जैसे मान लिया, अब हम, क्योंकि हम इतने ज्यादा सोचते नहीं है, अगर हम सोचे तो बहुत छोटे से जगह पे हम बहुत अच्छा खेती भी कर सकते हैं, और खेती के साथ साथ में हम ऐसी चीजों को बेनिफिशियल देते हैं, बहुत सारी लकड़ी को बेच सकते हैं, और साथ में एनवायरनमेंट को सपोर्ट भी कर सकते हैं। इको फ्रेंडली कृषि बोलते हैं इसको, है ना, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर बोलते हैं। जैसे मान लिया कि ये हमारा खेत है, तुमने देखा होगा आए दिन गांव में मेड़, जो खेतों का मेड़ होता है उसके लिए कहते हैं तुमने हमारा इतना मेड़ खिसका दिया, तूने इतना खिसका दिया, है ना। अगर इसको रोकना है, देखो 2-3 तरीके अगर हम दिमाग लड़ रहे हैं तो एक क्या है, मान लिया कि ये फॉरेस्ट, ये हमारा एक है इलाका, यहाँ पे 3-4 आदमियों का फॉरेस्ट है, मान लिया यहाँ फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कह रहा हूँ, खेत है, ठीक है कि नहीं, ऐसे इस तरह से खेत है। अब अगर मैं कुछ ऐसे पेड़, जैसे कि तुम्हारा ये हो गया इक्लेप्टस का हो गया, जैसे हम सबका जो इक्लेप्टस के जो लंबे लंबे पौधे होते हैं, ठीक है, जिसकी बल्लियां बनती हैं, ठीक है। अगर इन पौधों को, इन पेड़ों को मैं इस लाइन से एक लाइन से ऐसा करके लगा दूं, इनको ऐसे एक लाइन से लगा दूं थोड़ी दूरी पे, इससे क्या होगा, फायदे क्या होंगे, कि तुम्हारा ये जो इलाका है इसमें खेती भी होगा तुम्हारा, क्यों, क्योंकि वो लंबे पेड़ होते हैं, वो तुम्हारे फसल को नुकसान नहीं करेंगे, बाकायदा धूप आएगा फिर भी आएगा, यहाँ तुम खेती भी, कृषि भी कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हें लकड़ी भी मिल रहा है, तुम्हें लकड़ी भी मिल रहा है। इसके अलावा तुम्हें क्या चीज मिल रहा है बच्चों, ये टाइम अगर इसका जैसे पूरा हो जाएगा तुम कटिंग करके इसकी, और क्या कर सकते हो, तुम लकड़ी भी बेच सकते हो, और साथ में तुम्हारा ये मेड़ बना हुआ है ना, कभी तुम्हारे सीमा को आगे पीछे कोई नहीं कर सकता है, क्यों, तुमने मिट्टी वाला सिस्टम ही खत्म कर दिया, पेड़ लगा दिया तुमने। फिर इसे बोलते हैं इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर, है ना। पर्यावरण के साथ हम अच्छे से कोरिलेशन करके हमने यहाँ जंगल को भी बढ़ावा दिया है, अपना फसल भी उगा लिया, फायदा भी हुआ हमारा, ठीक है। तो ये तरीका है, लेकिन हम इस पे ज्यादा सोचते नहीं है। फिर हमारा सामुदायिक मतलब कम्युनिटी फार्मिंग। यहाँ पे जो जमीन होता है बच्चे, समझना, बाहर देखो, जो जमीन होता है वो सरकार का गवर्नमेंटल जमीन होता है, ठीक है। और गवर्नमेंटल जमीन के ऊपर में सब समाज के लोग, है ना, एक ग्रुप जो होता है वो जाकर फॉरेस्ट लगा देता है। जमीन गवर्नमेंट का होता है और वहां पे जनरली लोग, सामाजिक लोग, तो जमीन कैसा होगा बच्चों, गवर्नमेंट का होगा, और यहाँ हम प्लांटेशन कर देते हैं, प्लांटेशन कर दो या ट्री वगैरह लगा दो, नॉर्मली समाज के लोग लगा देंगे। शहरी वानिकी क्या होता है बच्चों, शहर में जैसे पार्क हो गया, पार्क में तुम लगा सकते हो। शहर में जैसे रोड है, रोड में ग्रीन मफलर बना लेते हैं, जैसे इस तरह से ये डिवाइडर है, इधर भी डिवाइडर, इधर भी डिवाइडर, ये 2 रोड हो गया, एक इधर जाने आने वाला जो भी है, इधर से आने वाला, इधर से जाने वाला रोड हो गया। ये फुटपाथ है, डिवाइडर वगैरह ये है और ये है, ये 3 जगह है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़ों को लगा देते हैं, ठीक है। अब इन पेड़ों का देखो कैसे गवर्नमेंट ने कैसे दिमाग रहा है, इस पेड़ों का बहुत सारे काम है। सबसे पहले ये जो ग्रीन मफलर है ना, ये साउंड पॉल्यूशन को कम करते हैं, साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं और साउंड पॉल्यूशन को कम करते हैं।
ऊपर से क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पे जंगलों की संख्या भी बढ़ रही है डिवाइडर पे पेड़ लगाने से। तो किसी पार्क में लगा सकते हैं हम शहरी वानिकी में, क्योंकि शहरों में पार्क जनरली देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कहाँ लगा सकते हैं हम, डिवाइडर्स पे लगा सकते हैं, इसे बोलते हैं हम शहरी वानिकी। तो फॉरेस्टेशन करके हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जब भी हमारा बर्थडे हो एटलीस्ट साल में एक पौधा हमें लगाना चाहिए जो आगे पेड़ बन जाए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पौधा लगा दिया जी फिर छोड़ दिया, पौधा लगाओ फिर उसकी एक साल तक जिम्मेदारी से देखभाल करनी चाहिए कि हाँ मैंने लगाया, ये मेरा पौधा है और इसकी जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और जब वो एक साल के बाद तुम्हें दिखेगा ना कि बड़ा हो रहे हैं तो तुम्हें खुशी होगी कि हाँ मैंने ये पौधा लगाया। और जब कुछ दिन बाद बहुत बड़ा हो जाएगा ना तो उसके पास से जब तुम गुजरोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा ही देख के खुशी मिलेगी, ये मेरा लगाया हुआ पेड़ है और आज इतना बड़ा हो गया है, अंदर से खुशी मिलेगी। इसीलिए हम सभी को प्लांटेशन करना चाहिए, बर्थडे पे है ना, तुम्हारे घर के सामने जगह है वहां पे लगा लो, इस तरह से। तो हम वानिकी को बढ़ावा देके अपने 33% टारगेट को पूरा करना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो।